धरती पर एक ऐसी जगह है जहां 2-3 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे पूरा का पूरा एक छुपा हुआ दुनिया दबी पड़ी है। नीचे पहाड़ है, झीलें हैं, नदियां हैं, ज्वालामुखी है और ऐसी अजीब सी जिंदगी जो बिना सूरज के, बिना ऑक्सीजन के लाखों सालों से जिंदा है। ये वही जगह है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश, जो एक दूसरे से लड़ने के लिए न्यूक्लियर बम तक बना चुके हैं, उन्होंने मिलकर कसम खाई है कि यहां न युद्ध होगा, न खनन, न न्यूक्लियर टेस्ट। एक पूरा कॉन्टिनेंट नो वॉर जोन में बदल दिया गया। नाम है अंटार्कटिका। क्या ये सब सिर्फ शांति और साइंस के लिए है, या बर्फ के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जिसे छुपाए रखना जरूरी है? क्या 2 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे अंटार्कटिका कोई छिपी हुई दुनिया दबी है? आखिर 1959 में ऐसा क्या हुआ कि देशों को अंटार्कटिका ट्रीटी साइन करना पड़ा? और बर्फ के बीच बहता लाल पानी, क्या ब्लड फॉल सिर्फ नेचर है या कोई बड़ा राज? वो पिरामिड जैसी दिखने वाली पहाड़ियां असली हैं या बस नजर का धोखा? अगर पूरा अंटार्कटिका पिघल गया तो हमारी दुनिया का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, अंटार्कटिका और एलियन की कहानी सच है या सिर्फ इंटरनेट की फैंटेसी? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो चीजें हम आमतौर पर सिर्फ बर्फ समझते हैं वो शायद इंसानियत के भविष्य की चाबी हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, अंटार्कटिका कोई छोटा मोटा आइसलैंड नहीं है। ये पूरा कॉन्टिनेंट है जो लगभग 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी इंडिया से करीब 4 गुना बड़ा और यूनाइटेड स्टेट्स से भी लगभग 1.5 गुना बड़ा है। 98% हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है। कहीं कहीं बर्फ की मोटाई 4 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसी बर्फ में बंद है धरती के मीठे पानी का लगभग 70% हिस्सा। मतलब अगर ये बर्फ पिघल गई तो सिर्फ अंटार्कटिका ही अपनी जगह नहीं बदलेगा, पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। पर उस लास्ट लेवल के पहले चलते हैं अंदर बर्फ के नीचे। अब जरा दिमाग में एक इमेज बनाओ। तुम्हें लगता होगा बर्फ के नीचे बस समतल जमीन होगी, प्लेन लैंड, मगर सच इसके उलट है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ के अंदर एक पूरा छुपा हुआ कॉन्टिनेंट सील करके रख दिया गया हो। वैज्ञानिकों ने खास तरह के रडार, सैटेलाइट और सीस्मिक भूकंपीय सर्वे से जो तस्वीर बनाई है वो पागल कर देने वाली है। बर्फ के नीचे हिमालय की साइज के पहाड़ हैं, उन्हें कहते हैं गम्बोट्स ऑफ माउंटेन्स। ये रेंज इतनी बड़ी है कि अगर बर्फ हट जाए तो ये दुनिया की सबसे ड्रामेटिक माउंटेन रेंजेस में से एक होगी। वैली, पीक्स, सब कुछ। ये पहाड़ बर्फ के बीच ऐसे खड़े हैं जैसे किसी दूसरे ग्रह का लैंडस्केप हो। कोई वहां ट्रैक करने जाए तो लगेगा मार्स या किसी एलियन प्लैनेट पर घूम रहे हैं। लेकिन फिलहाल वहां कोई ट्रैक नहीं, सिर्फ बर्फ, अंधेरा और प्रेशर। और सिर्फ पहाड़ ही नहीं, बर्फ के नीचे सीक्रेट नदियां और झीलों का पूरा नेटवर्क है। आज की तारीख में वैज्ञानिकों ने 400 से ज्यादा बर्फ के नीचे दबी झीलें खोज ली हैं। इनमें से सबसे फेमस है लेक वोस्टॉक, करीब 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे, 250 किलोमीटर लंबी और लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी, मीठे पानी की एक विशाल झील जो कम से कम कुछ मिलियन सालों से सीधी हवा और रोशनी से कट चुकी है। ऊपर से सील, चारों तरफ रॉक और बर्फ, और अंदर पानी, प्रेशर, अंधेरा और शायद जिंदगी। अब यहां एक पल रुकते हैं। तुम अभी अपने कमरे में बैठे ये वीडियो देख रहे हो। चारों तरफ रोशनी, हवा, शोर, और धरती के दूसरे छोर पर इतनी पुरानी झील है जहां शायद लाखों करोड़ों साल से एक भी सूरज की किरण सीधे नहीं पहुंची। लेकिन फिर भी वहां माइक्रोस्कोपिक लाइफ के सबूत मिले हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे नॉर्मल रूल्स से बाहर जीते हैं। वैज्ञानिकों ने जब आइस कोर्स निकाली, बर्फ के लंबे सिलेंडर जो गहराई से ऊपर खींचे जाते हैं, तो उनमें ऐसे डीएनए के ट्रेस मिले जो बताते हैं कि सब ग्लेशियल लेक्स और उनके आसपास की लाइनों में माइक्रोब्स मौजूद हैं। नमूना खराब होना का रिस्क हमेशा रहता है, इसलिए साइंटिस्ट एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। लेकिन कई इंडिपेंडेंट स्टडीज ने दिखाया है कि इस आइस वर्ल्ड में लाइफ काफी कॉमन है, बस आंखों से दिखती नहीं। ये वही टाइप की लाइफ है जो शायद मार्स, जुपिटर के मून यूरोपा या सैटर्न के एनसेलेडस में भी हो सकती है। तो जब कोई बोलता है अंटार्कटिका में एलियंस छुपे हैं क्या, तो सच्चाई ये है, हाँ, एलियन जैसे लगने वाले माइक्रोब्स तो हैं ही,
बस वो आउटर स्पेस से नहीं आए, बल्कि यहीं इवॉल्व हुए हैं। और ये तो बस झीलें हुई, अब एक और लेयर खोलते हैं, बर्फ के नीचे छुपे ज्वालामुखी। अंटार्कटिका के ऊपर से देखो तो बस सफेद, वाइट, सब कुछ वाइट दिखता है, लेकिन बर्फ के नीचे, खासकर वेस्ट अंटार्कटिका में, साइंटिस्ट को 100 से ज्यादा ज्वालामुखी जैसी स्ट्रक्चर्स मिले हैं। इनमें से कुछ मरे हुए हैं, कुछ सोए हुए और कुछ एक्टिव, जैसे माउंट एरिबस जो रॉस आइलैंड पर है और आज भी उसके क्रेटर में लावा लेक मौजूद है। ये दुनिया के सबसे साउथ वाले एक्टिव वॉल्केनोज में से एक है। जब ज्वालामुखी नीचे से गर्मी छोड़ते हैं तो वो ऊपर की बर्फ को नीचे से पिघलाते हैं। इसका मतलब कई जगह बर्फ का बेस पूरी तरह पत्थर से चिपका नहीं होता, बल्कि एक पतली सी पानी की लेयर होती है, जैसे आइस स्केटिंग रिंक के नीचे पानी की स्लिक परत। यही पानी ग्लेशियरों को स्लाइड करने में मदद करता है, जिससे आइस शीट तेजी से समंदर की ओर खिसकती है। और यहीं से क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज और अंटार्कटिका का फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पर उस पर थोड़ी देर में आएंगे। पहले एक और जबरदस्त खुलासा। अंटार्कटिका हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। ये कभी घने जंगलों, नदियों और डायनासोर से भरा रिलेटिवली गर्म इलाका था। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक प्रायद्वीप और कुछ आइस फ्री जगहों से ट्री फॉसिल्स, पत्तों के निशान, यहां तक कि कोयले जैसी चीजें निकाली हैं जो प्राचीन जंगलों से बनी होंगी। सॉइल सैंपल में पाए गए पॉलन बताते हैं कि करोड़ों साल पहले यहां घने जंगल हुआ करते थे। मतलब अगर किसी टाइम मशीन से तुम 9-10 करोड़ साल पहले के अंटार्कटिका में उतर जाओ तो तुम्हें बर्फ नहीं, डेंस फॉरेस्ट, नदियां और शायद डायनासोर दिखे। और आज उसी जमीन के ऊपर 2-3 किलोमीटर बर्फ जमी है और हम ऊपर से उसको खाली बंजर डेड बोलते हैं। असल में अंटार्कटिका बर्फ में बंद एक टाइम कैप्सूल है। इसकी गहराई में दबे आइस कोर्स में पृथ्वी के पिछले 8-9 लाख साल के क्लाइमेट की डिटेल स्टोरी लिखी हुई है। कब कितना CO2 था, तापमान कैसा था, आइस एज कब आई, कब गई। साइंटिस्ट इन महीन एयर बबल्स को पढ़कर ये तक समझ रहे हैं कि आज का ग्लोबल वार्मिंग नेचुरल साइकिल से कितना अलग है। अब बात करते हैं सबसे अजीब चीज की। दुनिया भर की सुपर पावर्स ने मिलकर इस आइसलैंड पर एक ऐसा समझौता किया जो किसी और कॉन्टिनेंट पर नहीं है। अंटार्कटिका ट्रीटी। कोल्ड वॉर का समय। एक तरफ USA, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स के ढेर, स्पाई प्लेन, मिसाइल रेस, सस्पेशन की हद, हर जगह पावर गेम चल रही थी। और इसी टाइम 1959 में 12 देश मिलकर एक ट्रीटी साइन करते हैं, अंटार्कटिका ट्रीटी। बाद में और कंट्रीज जुड़ती गईं। आज 50 से ज्यादा मेंबर हैं। ये ट्रीटी कहती है अंटार्कटिका का इस्तेमाल सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए होगा, यानी कोई मिलिट्री बेस, कोई मिसाइल टेस्ट, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं। पूरे कॉन्टिनेंट को साइंस और कोऑपरेशन के लिए रिजर्व किया जाता है। कोई भी कंट्री ऑफिशियली वहां ओनरशिप क्लेम बढ़ा नहीं सकती। और सबसे इंटरेस्टिंग, सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ओपन और शेयरेबल रहेगी। आखिर क्यों जिन देशों को आर्कटिक ऑयल के लिए झगड़ा करने में भी दिक्कत नहीं, वो अंटार्कटिका के मामले में इतने रिस्पॉन्सिबल अचानक कैसे हो गए। ये वही जगह है जहां के नीचे संभव है कि मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस और फ्रेश वाटर के मैसिव रिजर्व्स हों। फ्यूचर में पानी की कमी होगी, एनर्जी की कमी होगी। ये सब पता होने के बावजूद सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि यहां कुछ नहीं खोदेंगे। आखिर क्यों? इसका ऑफिशियल जवाब सीधा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और साइंस। 1991 में एक और एग्रीमेंट हुआ, मैड्रिड प्रोटोकॉल, जिसने माइनिंग पर प्रैक्टिकली बैन लगा दिया। बोले कम से कम 2048 तक कोई कमर्शियल माइनिंग नहीं होगी। अंटार्कटिका का फ्रेजाइल इकोसिस्टम इतना नाजुक है कि थोड़ी सी छेड़छाड़ भी उसे परमानेंटली डैमेज कर सकती है। ये बात फैक्चुअली सही भी है। यहाँ की कोल्ड डिजर्ट्स, पेंगुइन कॉलोनीज, सील्स, व्हेल्स, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, सब एक्सट्रीम कंडीशंस में बेयरली बैलेंस पर सरवाइव कर रहे हैं। ऑयल स्पिल या लार्ज स्केल माइनिंग इन्हें खत्म कर सकती है, लेकिन ह्यूमन नेचर है ना शक की। जैसे ही कोई जगह नो एंट्री बोलती है, हम ऑटोमेटिकली सोचने लगते हैं अंदर छुपा क्या है। इसी से पैदा होती है अंटार्कटिका ट्रीटी मिस्ट्री वाली बात। कहा जाता है कि अंटार्कटिका में कुछ जोन ऐसे हैं जहां बाहर वालों का पहुंचना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हार्श वेदर,
और लॉजिस्टिक्स की वजह से ही। लेकिन कंस्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं वहां कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया को नहीं बताया जा रहा। कुछ लोग बोलते हैं सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, कुछ एलियन बेस बोलते हैं, कुछ पुराने नाजी बेस, न्यू स्वाबिया की कहानियां जोड़ते हैं। साफ शब्दों में बात करते हैं, अभी तक किसी भी क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस ने यह साबित नहीं किया कि वहां एलियन स्पेसशिप छुपी है या कोई एक्टिव नाजी बेस है। लेकिन क्या एंटार्क्टिक ट्रीटी में सब कुछ 100% ट्रांसपेरेंट है? ये उतना सिंपल भी नहीं, क्योंकि ग्राउंड पर रियलिटी ये है, अंटार्कटिका में जो रिसर्च स्टेशंस हैं उनमें कई देशों की मिलिट्री भी मौजूद रहती है, लेकिन ऑफिशियली सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के नाम पर, मतलब यूनिफॉर्म अलग, काम साइंटिफिक सपोर्ट के नाम पर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडार, एयरक्राफ्ट सब यूज होता है। और ये सब डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, साइंस के लिए भी, सर्वेलेंस के लिए भी काम आ सकती है। फिर आते हैं रिस्ट्रिक्टेड जोन्स। कुछ जगहों पर जाना सख्ती से कंट्रोल होता है, जैसे रेयर वाइल्ड लाइफ नेस्टिंग साइट्स, खास एनवायरमेंटल रिजर्व्स, या वो क्षेत्र जहां पुराने समय में वेस्ट डंप हुआ था और अब कंटेमिनेशन का डर है। वहां इंडिया से तुम या मैं तो क्या, कोई भी रैंडम टूरिस्ट नहीं जा सकता। साइंटिफिक परमिट चाहिए, स्ट्रिक्ट नियम है। ये सब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की वजह से है और ये डॉक्यूमेंटेड पब्लिक जानकारी है। लेकिन जब आम आदमी सैटेलाइट मैप्स पर देखता है कि ये एरिया ब्लर है, ये बेस जूम नहीं हो रहा, यहाँ कोई ना कोई चीज जूम करने पर कट रही है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग कंस्पिरेसी मोड में चला जाता है। क्या ट्रीटी के पीछे कोई हिडन एजेंडा है? क्या फ्यूचर में आइस मेल्ट होने पर कंट्रीज सीक्रेटली क्लेम स्ट्रॉन्गर करने की तैयारी कर रहे हैं? सच ये है, एंटार्क्टिक ट्रीटी अभी तक सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स भी चलता रहता है। कंट्रीज यहां अपनी प्रेजेंस बढ़ाने में लगे हैं, ज्यादा रिसर्च स्टेशंस, ज्यादा लोगों की पोस्टिंग, ज्यादा साइंस आउटपुट, ताकि कल को अगर रूल्स चेंज हों तो वो बोल सकें हम तो हमेशा से यहां एक्टिव थे। तुम चाहो तो इसे क्लीन कंपटीशन बोलो या फ्यूचर लैंड ओशन रिसोर्स रेस की तैयारी, पर फिलहाल ऑफिशियल लाइन यही है, कोई माइनिंग नहीं, सिर्फ साइंस। अब साइंस की बात हो रही है तो चलते हैं अंटार्कटिका के सबसे डरावने सिनेमैटिक और वायरल स्पॉट पर, ब्लड फॉल्स। सोचो, तुम्हें बताया जाए कि आइसी व्हाइट ग्लेशियर के बीचों बीच एक झरना है जिसका पानी खून की तरह लाल है। तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? कोई केमिकल लीक, कोई डिजास्टर, या सच में खून? जो भी हो कमेंट में जरूर बताना। 1911 में ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफिथ टेलर जब टेलर ग्लेशियर एक्सप्लोर कर रहे थे, हाँ, ग्लेशियर का नाम उन्हीं के नाम पर है, तब उन्होंने पहली बार इस लाल झरने को देखा। आज इसे हम जानते हैं ब्लड फॉल्स के नाम से। टोटल व्हाइट सराउंडिंग्स, चारों तरफ नीली सफेद बर्फ, और बीच में एक हिस्सा ऐसे दिखता है जैसे ग्लेशियर के पेट से खून बह रहा हो। डीप रस्टी रेड कलर, सुनने में हॉरर फिल्म जैसा लगता है ना? काफी सालों तक साइंटिस्ट भी श्योर नहीं थे कि ये रंग इतना इंटेंस क्यों है। फिर धीरे धीरे पजल सुलझने लगा। असल में ये पानी एक बहुत पुरानी, बहुत खारी और बहुत आयरन रिच सब ग्लेशियर लेक से आता है, जो ग्लेशियर के नीचे फंसा हुआ है। ये पानी ग्लेशियर के अंदर प्रेशर बिल्ड होने से ऊपर की तरफ लीक करता है, और जैसे ही ऑक्सीजन से मिलता है उसमें मौजूद आयरन जंग की तरह ऑक्सीडाइज हो जाता है और रस्टी रेड कलर बनता है, एकदम वैसा ही जैसे तुमने आयरन की कील पर जंग लगते देखा होगा, ब्राउनिश लाल रंग। बस यहाँ वो लिक्विड स्टेट में है, पानी में घुला हुआ। अब यहाँ आता है मजेदार साइंस वाला पंच। तुम्हारे शरीर में जो खून है उसका रंग भी लाल आयरन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन जो तुम्हारे ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कैरी करता है, उसके सेंटर में आयरन एटम होता है। तो एक तरह से ब्लड फॉल्स का लाल रंग और तुम्हारे खून का लाल रंग, दोनों की जड़ में आयरन की केमिस्ट्री ही है। पर स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट ने जब ब्लड फॉल्स के पानी के सैंपल्स एनालाइज किए तो उन्हें वहां ऐसे माइक्रोब्स मिले जो बिना सनलाइट, बिना ऑक्सीजन, बहुत हाई सैलिनिटी और लो टेम्परेचर में भी सरवाइव कर रहे थे। ये माइक्रोब्स सल्फेट और आयरन जैसी चीजों के बीच केमिकल रिएक्शन से एनर्जी निकालते हैं, बिल्कुल अलग तरह की सांस लेते हैं। ये जगह पूरी तरह आइसोलेटेड रही होगी, शायद 1 मिलियन साल से भी ज्यादा। इसका मतलब ये माइक्रो इकोसिस्टम अपने आप इवॉल्व हुआ है।
बाहर की दुनिया से ऑलमोस्ट कट कर। ये हमारे लिए सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, एक तरह का नेचुरल लैब है जो दिखाता है कि प्लेनेट पर लाइफ को सरवाइव करने के लिए सनलाइट और नॉर्मल एटमॉस्फेयर जरूरी नहीं, बस एनर्जी और लिक्विड मीडियम जैसे पानी या ब्राइन मिल जाए, लाइफ अपनी जुगाड़ लगा लेती है। यही वजह है कि नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज के साइंटिस्ट ब्लड फॉल्स और सब ग्लेशियल लेक्स का स्टडी बहुत ध्यान से करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ इतनी एक्सट्रीम कोल्ड डार्क जगह पर लाइफ है तो मार्स के पोलर आइस कैप्स के नीचे या यूरोपा के ओशन में लाइफ क्यों नहीं हो सकती। अब यहाँ क्लियर कर दें, ब्लड फॉल्स में जो लाल पानी है वो खून नहीं है, ना एलियन लिक्विड, ना कोई डरावना केमिकल वेपन। ये प्योर नेचुरल जियोकेमिस्ट्री प्लस माइक्रोबायोलॉजी का कॉम्बो है। इंटरनेट पर घूमने वाली कहानियां कि ये नरसंहार की याद है या ये प्राचीन सभ्यता के शाप का खून है, रोमांटिक तो लगती है पर फैक्चुअली जीरो एविडेंस। पर हमें क्या चाहिए? पावरफुल इमेजरी, रियल साइंस, और वो ब्लड फॉल्स दोनों डिलीवर करता है। अब इमेजरी की बात चली है तो उस चीज पर आते हैं जिसने इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडिट सब जगह दिमाग घुमा कर रख दिया। एंटार्क्टिका पिरामिड मिस्ट्री। शायद तुमने वो वायरल फोटोज देखी हों। बर्फीले मैदान के बीच एक ऑलमोस्ट परफेक्ट पिरामिड शेप का पहाड़, चारों तरफ स्नो और बीच में एक शार्प ट्रायंगुलर माउंटेन, इतना सिमेट्रिकल कि पहली नजर में लगे ये इंसान ने बनाया है या एलियन ने। फिर कैप्शंस आते हैं, प्रूफ ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इन एंटार्क्टिका, Egyptians came from here, alien base finally exposed। अब सच क्या है? जो स्ट्रक्चर लोगों ने पिरामिड समझ लिया वो असल में एक पहाड़ है, एक नुनाटक, यानी बर्फ की चादर के बीच जो माउंटेन पीक बाहर दिखती है। पृथ्वी पर कई हाई माउंटेन्स नेचुरल प्रोसेसेस से पिरामिडल शेप्स लेते हैं। स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न एक क्लासिक एग्जाम्पल है। चारों तरफ से इतना ट्रायंगुलर और शार्प कि पहली नजर में कोई भी बोलेगा यह तो किसी ने काट छांट कर बनाया है। असल में होता यह है कि जब चारों तरफ से ग्लेशियर किसी पहाड़ी को काटते हैं तो उसका बीच वाला हिस्सा बचा बचा कर एक शार्प पीक बन जाता है, जिसे ग्लेशियल हॉर्न कहते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। हजारों लाखों साल की इरोजन, फ्रीज थॉ साइकिल और बर्फ की ग्राइंडिंग से ये शेप बनती है। अंटार्कटिका में जो पिरामिड दिखता है वो भी कुछ ऐसा ही है, बर्फ और हवा से घिसा हुआ नेचुरली शेप्ड माउंटेन। सैटेलाइट इमेजेस और ग्राउंड फोटोज से ग्लेसियोलॉजिस्ट्स ने इसे स्टडी किया है और इसमें कोई भी मैन मेड पैटर्न, किसी एंशिएंट स्ट्रक्चर की तरह कट स्टोन या यूनिफॉर्म मेजरमेंट्स जैसी चीजें नहीं मिली। तो फिर लोग इसे प्राचीन पिरामिड क्यों बोलते हैं? दो वजहें। एक, इंसानी दिमाग पैटर्न खोजने की मशीन है। साइकोलॉजी में इसे पराइडोलिया बोलते हैं, जहां हम रैंडम शेप्स में भी मीनिंग और रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स ढूंढ लेते हैं, जैसे बादलों में जानवर देखना या रॉक में चेहरा। और दूसरी, हमें लॉस्ट सिविलाइजेशंस की कहानियां नेचुरली अट्रैक्ट करती हैं। एटलांटिस, लेमुरिया, मू, ये सब मिथ्स पुराने हैं, इंटरनेट नया है, बस मिक्सचर ज्यादा वायरल हो गया है। कुछ लोग पेरी रेस मैप का नाम लेते हैं, एक पुराना ऑटोमन मैप जिसमें सपोजिडली एंटार्क्टिका की आइस फ्री आउटलाइन बनी है। पर जब हिस्टोरियंस और कार्टोग्राफर्स ने डिटेल से देखा तो वो समुद्र तट असल में साउथ अमेरिका का डिस्टॉर्टेड कोस्टल लाइन निकला, न कि एंटार्क्टिका। कहानी अच्छी है, एविडेंस नहीं। ये फैक्ट है कि एंटार्क्टिका कभी गर्म था, वहां जंगल थे, जानवर थे, ये सब फॉसिल्स से साबित है। लेकिन अब तक किसी भी साइंटिफिक एक्सपेडिशन को वहां किसी एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। न बिल्डिंग्स, न टूल्स, न इंस्क्रिप्शंस, सिर्फ रॉक्स, आइस, फॉसिल्स और माइक्रोबियल लाइफ। अब यहाँ एक बात और समझने वाली है। अगर कल को टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हम बर्फ को बिना डैमेज किए स्कैन कर सकें या बहुत बड़े लेवल पर मेल्ट हो जाए, तो हो सकता है हमें वहां और ज्यादा फॉसिल्स, पुराने फॉरेस्ट्स, शायद कुछ अननोन स्पीसीज के बड़े स्केलेटन्स भी मिलें। पर अभी के डेटा के बेस पर एंटार्क्टिका पिरामिड मिस्ट्री की सिविलाइजेशन वाली थियोरी मिथ के ज्यादा पास है, ट्रूथ के नहीं। हाँ, नेचुरल पिरामिडल माउंटेन्स वहां हैं और ये अपने आप में फैसिनेटिंग है, पर एलियन या इजिप्शियन कनेक्शन जोड़ने के लिए अभी तक कोई हार्ड एविडेंस नहीं है। अब इमेजिन करो,
इतने सारे सीक्रेट्स, इतनी थिक आइस, और फिर सोचो अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो। यहीं से शुरू होता है तुम्हारी और मेरी फ्यूचर वाली सबसे खतरनाक कहानी। व्हाट इफ एंटार्क्टिका मेल्ट्स। एक चीज स्ट्रेट कर लेते हैं, पूरा एंटार्क्टिका अगले 50 या 100 साल में पिघलने वाला नहीं है। ये प्रोसेस अगर पूरी तरह हो तो उसे हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर कभी ऐसा हो जाए कि पूरी एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट हो जाए तो क्या होगा? वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं अगर पूरा वेस्ट और ईस्ट एंटार्क्टिका का आइस पिघल जाए तो ग्लोबल सी लेवल लगभग 58 मीटर तक बढ़ सकता है। 58 मीटर यानी 190 फीट के आसपास। अब इसका विजुअलाइजेशन करते हैं। आज जो शहर दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हब्स हैं, न्यूयॉर्क, मायामी, लॉस एंजलिस के कोस्टल हिस्से, लंदन, एम्स्टर्डम, वेनिस, शंघाई, हांगकांग, मुंबई, कोलकाता, ढाका, टोक्यो के बड़े हिस्से, ये सब लो लाइंग कोस्टल एरियाज हैं। 58 मीटर सी लेवल राइज के बाद इनमें से कई शहर या तो कंप्लीटली डूब जाएंगे, या आइलैंड्स की तरह बचेंगे, या रहने लायक नहीं रहेंगे। पूरे कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, मालदीव्स, पैसिफिक आइलैंड नेशंस, इनका बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर चला जाएगा। इंडिया में भी वेस्ट बंगाल, ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कोस्टल क्षेत्रों पर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। करोड़ों लोग क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनेंगे। लेकिन रुकिए, ये पूरा एंटार्क्टिका मेल्ट वाला वर्स्ट केस सिनेरियो है लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स के लिए। नेक्स्ट 100-200 सालों में करंट साइंटिफिक मॉडल्स ये कहते हैं कि सी लेवल शायद 0.5 से 2 मीटर तक बढ़ सकता है। ये पूरे ग्लोब के मेल्टिंग आइस प्लस थर्मल एक्सपेंशन का कंबाइंड इफेक्ट है, केवल एंटार्क्टिका का नहीं। उसमें भी वेस्ट एंटार्क्टिका का हिस्सा बड़ा कंसर्न है, क्योंकि उसकी आइस शीट मरीन बेस्ड है, यानी उसका बेस सी लेवल से नीचे है। गर्म ओशन वाटर उसकी नीचे की तरफ से आइस को काटता है, जिससे वो अनस्टेबल हो जाती है। थ्वेट्स ग्लेशियर, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है, वेस्ट एंटार्क्टिका में ही है। अगर ये अकेला ग्लेशियर भी लार्ज स्केल पर कोलैप्स करता है तो अगले कुछ सेंचुरीज में समुद्र का पानी कुछ मीटर तक बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। तो स्ट्रेट फैक्ट, एंटार्क्टिका के मेल्ट होने का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और हम अभी वही जनरेशन हैं जो इसकी शुरुआत लाइव देख रही है। समस्या ये नहीं कि कल सुबह उठो और सब डूबा हो। समस्या ये है कि आने वाले 50-100 सालों में धीरे धीरे कोस्टल फ्लडिंग, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स और परमानेंट लैंड लॉस इतना कॉमन हो जाएगा कि दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों हिल जाएंगे। थोड़ी देर के लिए खुद का घर इमेजिन करो। गूगल पर जाओ, अपने शहर का सी लेवल से हाइट देखो। अगर तुम किसी कोस्टल सिटी में रहते हो, सोचो तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन जिस जगह खेलेंगे वहां आज की तारीख में शायद समुद्र की लहरें मार रही होंगी। और एंटार्क्टिका मेल्ट का असर सिर्फ सी लेवल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। जैसे जैसे आइस कम होगी उतनी ही कम सनलाइट स्पेस में रिफ्लेक्ट होगी, जिसे एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं, और ज्यादा हीट ओशन अब्सॉर्ब करेगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग फर्दर एक्सेलरेट होगी। एक तरह का फीडबैक लूप। ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स जैसे अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन भी फ्रेश मेल्ट वाटर की वजह से डिस्टर्ब हो सकती हैं, जिससे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया के क्लाइमेट सिस्टम्स पर रिपल इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ड्राउट, कहीं फ्लड, कहीं सुपर स्टॉर्म्स बढ़ेंगे। तो अगर कोई पूछे एंटार्क्टिका मेल्ट हो गया तो क्या होगा, जवाब है सिर्फ नया बीच नहीं मिलेगा, पूरी सिविलाइजेशन की सेटिंग रीडिजाइन करनी पड़ेगी। पानी के लिए, जमीन के लिए, फूड के लिए, मास माइग्रेशन के लिए दुनिया को तैयार होना पड़ेगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, ये फ्यूचर पत्थर पर लिखी हुई नहीं है। हम अभी भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कंट्रोल करके, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करके, डिफॉरेस्टेशन रोककर ये डैमेज स्लो कर सकते हैं। शायद कोलैप्स कंप्लीटली रोका ना जा सके, लेकिन उसे इतना स्लो किया जा सकता है कि सोसाइटीज को एडजस्ट होने का टाइम मिले। अब तक हमने देखा बर्फ के नीचे की हिडन दुनिया, अजीब नेचुरल वंडर्स, ट्रीटी का जियोपॉलिटिक्स और फ्यूचर का डरावना सिनेरियो। अब आता है वो पार्ट जहां ज्यादातर लोग वीडियो का थंबनेल बनाते हैं, यूएफओ, एलियन, ग्लोइंग लाइट्स। चलिए एंटार्क्टिक एलियन थ्योरी पर भी साफ साफ बात कर लेते हैं। ट्रूथ या मिथ, एलियन और अंटार्कटिका की जोड़ी क्यों इतनी पॉपुलर है? क्योंकि ये कॉम्बो परफेक्ट है। एक तरफ दुनिया का सबसे रिमोट,
रहस्यमयी कॉन्टिनेंट जहां आम आदमी जा नहीं सकता। दूसरी तरफ हमारी सेंचुरीज पुरानी क्यूरियोसिटी, क्या हम अकेले हैं? इन दोनों को मिलाओ, साथ में थोड़ा कोल्ड वॉर, नाजी स्टोरीज और कुछ ब्लरी सैटेलाइट इमेजेस, बस कॉन्स्पिरेसी बफेट रेडी है। सबसे कॉमन थ्योरीज क्या हैं? एक, नाजी बेस 211 या न्यू स्वाबिया की कहानी, जिसमें बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजीज ने अंटार्कटिका में सीक्रेट अंडरग्राउंड बेसिस बनाए। एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्लाइंग सॉसर्स और शायद एलियंस के साथ मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर 1946 से 47 की ऑपरेशन हाई जंप, यूएस नेवी का बड़ा मिशन जिसे कॉन्स्पिरेसी वाले लोग बोलते हैं। अमेरिका ने अंटार्कटिका में छुपे एलियंस नाजी बेस पर हमला करने की कोशिश की, पर हारकर वापस भाग आया। अब फैक्ट चेक करते हैं। ऑपरेशन हाई जंप रियल था। एडमिरल रिचर्ड बर्ड की कमांड में लगभग 4700 लोग, 13 जहाज, कई एयरक्राफ्ट के साथ एंटार्क्टिका भेजे गए। ऑफिशियली इसका मिशन था एक्सट्रीम कंडीशंस में लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस का टेस्ट, कोल्ड वेदर ट्रेनिंग और रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिशमेंट। मिशन क्लाइमेट, एक्सीडेंट्स और लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से अर्ली टर्मिनेट हुआ। यह भी डॉक्यूमेंटेड है। कहीं भी किसी क्रेडिबल ऑफिशियल या डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में एलियन बैटल, फ्लाइंग सॉसर्स या अंडरग्राउंड नाजी सिटी का जिक्र नहीं मिलता। जहां तक नाजी इंटरेस्ट की बात है, हाँ, 1939 में जर्मनी ने एक एक्सपेडिशन भेजी थी। नॉयश्वाबनलैंड नाम से एक रीजन क्लेम करने की कोशिश भी की थी, पर वो लिमिटेड एक्सप्लोरेशन थी। न कोई मैसिव अंडरग्राउंड सिटी, न कोई साइफाई बेस। वॉर के बाद एलाइज ने नाजी आर्काइव्स खंगाले, पर एंटार्क्टिका में जायंट एलियन कोलैबोरेशन का कोई प्रूफ नहीं मिला। फिर आती है दूसरी थ्योरी। सैटेलाइट इमेजेस में एंटार्क्टिका की बर्फ में जायंट होल्स, एंट्रेंसेस, परफेक्टली सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ये तो क्लियरली एलियन बेसिस हैं। यहां फिर वही बात, सैटेलाइट इमेजेस लो रेजोल्यूशन, शैडो इफेक्ट्स, स्नो ड्रिफ्ट्स और इमेज स्टिचिंग के आर्टिफैक्ट्स सब मिलकर अजीब शेप्स बनाते हैं। कई बार ग्लेशियल केव्स, क्रेविसेस या विंड कार्व्ड स्नो ड्यून्स दूर से ऐसे दिखते हैं जैसे कोई डोर या बेस हो। जब साइंटिस्ट जूम करके अलग अलग एंगल्स से या ग्राउंड सर्वे से चेक करते हैं तो वो नॉर्मल नेचुरल स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। एक और चीज है विल्किस लैंड ग्रेविटी एनोमली। सैटेलाइट ग्रेविटी डेटा ने दिखाया कि ईस्ट एंटार्क्टिका के विल्क्स लैंड रीजन में एक बहुत बड़ा मैस एनोमली है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये किसी एंशिएंट जायंट एस्ट्रॉयड इंपैक्ट का साइन हो सकता है, शायद 250 मिलियन साल पहले वाला वो इंपैक्ट जिसने परमियन मैस एक्सटिंक्शन ट्रिगर की होगी। कंस्पिरेसी थ्योरीज ने इसे ट्विस्ट कर दिया। ये एलियन मदरशिप का दफनाया हुआ रेक है। प्रॉब्लम ये है, अभी तक ये सिर्फ ग्रेविटी एनोमली है। उसकी एग्जैक्ट नेचर पर साइंटिस्ट्स भी डिबेट कर रहे हैं, इंपैक्ट क्रेटर या कुछ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। लेकिन कहीं पर भी मेटेलिक स्ट्रक्चर, स्पेसशिप डिजाइन या टेक का कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन। अब यहाँ पैटर्न इंटरप्ट। तो क्या एंटार्क्टिका में एलियन का कोई कनेक्शन नहीं? बिल्कुल जीरो। अभी तक जो भी क्रेडिबल पीयर रिव्यूड साइंटिफिक डेटा है उसमें कहीं भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस का प्रूफ नहीं है, न स्पेसशिप, न बिल्ड स्ट्रक्चर, न वियर्ड मटेरियल्स। लेकिन एंटार्क्टिका में जो लाइफ है वो इतनी वियर्ड और एक्सट्रीम है कि अगर तुम उसे दूसरे प्लैनेट पर देखो तो शायद तुम खुद उसे एलियन बोल दो। उदाहरण के लिए कुछ एंटार्क्टिक फिश स्पीसीज हैं जिन्हें आइस फिश कहते हैं। उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन ही नहीं होता। उनका खून लगभग ट्रांसपेरेंट है और वो ऑक्सीजन सीधे प्लाज्मा में डिसॉल्व करके सर्कुलेट करते हैं। ये एडेप्टेशन इतने कोल्ड वाटर के लिए इवॉल्व्ड हुई है। कुछ माइक्रोब्स हैं जो -20 डिग्री सेल्सियस जैसी टेम्परेचर्स में भी सॉल्टी ब्राइन्स में एक्टिव रहते हैं, डीएनए रिपेयर करते हैं, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं। सी फ्लोर पर ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो बिल्कुल डार्क, हाई प्रेशर, फ्रीजिंग वाटर्स में रहते हैं। ये सब एलियन लुकिंग है, पर ये हमारे अपने प्लैनेट के हैं। ये ऑर्गेनिजम्स हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ एज वी नो इट एक्चुअली बहुत नैरो डेफिनेशन है। असल में लाइफ यूनिवर्स में शायद हर तरह के एक्सट्रीम को अडेप्ट कर सकती है, बस टाइम और राइट केमिस्ट्री मिलनी चाहिए। तो एंटार्क्टिका एलियन थ्योरी का वर्डिक्ट क्या हुआ? आउटर स्पेस वाले एलियंस के सीधे यहाँ छुपे होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, लेकिन एंटार्क्टिका का इकोसिस्टम,
उसकी माइक्रोब्स, उसके स्ट्रेंज एनिमल्स और उसकी सब ग्लेशियल दुनिया इतनी एलियन सी है कि साइंटिफिकली पढ़ो तो कॉन्स्पिरेसी से ज्यादा दिमाग हिला देती है। और एलियन की सर्च में सबसे ज्यादा मदद भी यही रियल साइंस कर रही है। जो टेक्निक्स हम अंटार्कटिका के आइस कोर में एंशिएंट डीएनए पहचानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही टेक्निक्स हम मार्स मिशन के सैंपल्स पर यूज करेंगे। जो सब ग्लेशियल लेक्स हम यहाँ ड्रिल करके स्टडी कर रहे हैं, वही हमें यूरोपा के ओशन की पॉसिबिलिटीज समझने में मदद कर रहे हैं। कभी कभी सच में रियलिटी इतनी पावरफुल होती है कि गुड फिक्शन भी फीकी लगने लगती है। अब थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर देखो। शुरुआत में तुम्हें अंटार्कटिका क्या लगता था? बस बर्फ, पेंगुइन और कुछ नहीं। अब देखो, बर्फ के नीचे छुपा माउंटेन रेंज, जायंट कैनियंस, एंशिएंट फॉरेस्ट्स के फॉसिल्स, सब ग्लेशियल लेक्स, एक्टिव वॉल्केनोज, ऊपर एक ऐसा ट्रीटी सिस्टम जहां दुश्मन देश भी फॉर्मली शांति और साइंस के नाम पर साथ खड़े हैं। बीच में ब्लड फॉल्स जैसा लाल झरना, पिरामिडल माउंटेन्स, स्ट्रेंज ग्रेविटी एनोमलीज और डीप फ्यूचर में इसी जगह की बर्फ मेल्ट होकर दुनिया के हर कोस्टल शहर की किस्मत लिख सकती है। अंटार्कटिका एक तरह से हमारी धरती का हिडन बॉस लेवल है। ऊपर से सिंपल दिखने वाला, अंदर से मल्टी लेयर्ड, डेंजरस और फैसिनेटिंग। अब बात तुम पर। तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, इसका मतलब तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, सच में दुनिया को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हो। तो थोड़ा इमेजिन करो, अगर तुम्हें एक दिन के लिए अंटार्कटिका जाने का मौका मिले, फुली प्रोटेक्टेड सूट साइंटिस्ट्स की टीम के साथ, तुम क्या देखना चाहोगे? सब ग्लेशियल लेक तक जाने वाली बोरिंग साइट, माउंट एरिबस का एक्टिव वॉल्केनो, किसी रिसर्च स्टेशन के अंदर की जिंदगी, ब्लड फॉल्स के सामने खड़े होकर उस लाल पानी की बूंदें गिरते देखना। मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर मैं अंटार्कटिका जाऊं तो मैं ये देखूंगा या देखूंगी। ये ब्लैंक तुम भरना। और अगर तुम चाहते हो कि हम अंटार्कटिका के किसी एक टॉपिक पर अलग से फुल डीप डाइव सीरीज बनाएं, जैसे सिर्फ अंटार्कटिक ट्रीटी के जियोपॉलिटिक्स पर, या सिर्फ सब ग्लेशियल लेक्स और माइक्रोब्स पर, या अंटार्कटिक एनिमल्स की एलियन सी दुनिया पर, तो कमेंट में एक वर्ड लिखना, आइस, ताकि मुझे पता चले कि तुम वाकई इस हिडन प्लैनेट की ओर लेयर्स खोलना चाहते हो। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक भी जगह पर वाह या ओए होए, ये तो मुझे पता ही नहीं था, बोलने पर मजबूर किया हो, तो इसको लाइक जरूर करना, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जो हर चीज में मिस्ट्री ढूंढता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर देना, क्योंकि आगे हम सिर्फ अंटार्कटिका ही नहीं, बल्कि हमारे ओशन के सबसे अंधेरे हिस्से, मार्स के फ्यूचर कॉलोनीज और इंसान के दिमाग के हिडन कॉर्नर्स तक जाने वाले हैं, उसी लेवल की डिटेल्ड, स्ट्रेट अप, बिना फेक मसाला वाली कहानी के साथ। याद रखना, दुनिया बोरिंग नहीं है, बस हमें सही सवाल पूछने नहीं सिखाए गए। आज से सवाल पूछना शुरू करो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। तब तक दिमाग ठंडा रखो, क्यूरियोसिटी गर्म।